हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो आज एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर जो मैं स्टार्ट किया था, जिसके मैं 7 पार्ट बना चुका हूं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का। उसका यह आज 8वां पार्ट है और अंतिम पार्ट है। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, तो इसको ध्यान से और धैर्यपूर्वक अंतिम तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके आगे भी बहुत सारा लेक्चर में इसी तरह और भी लेकर के मैं आऊँगा, तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें आज क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग आरडीटी के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जिसमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे करेंगे ये पढ़ा चुका था मैं आपको। स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए को कैसे कट करेंगे बताया जा चुका है। पीसीआर के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे आप एम्पलीफाई करेंगे बताया जा चुका है। और आरडीएनए का इंसर्शन होस्ट सेल में कैसे करते हैं, यानी जीन ट्रांसफर का मेथड क्या है, ये आपको मैं 5वें या 6ठे लेक्चर में बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन जीन का प्रोडक्ट कैसे आइसोलेट करोगे और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। चलो इसको समझते हैं क्या है ये चीज। तो पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आरडीएनए है, मान लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी ये प्लाज्मिड का पार्ट है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये यहाँ तक हम बना दिए थे। फिर क्या किए थे इसको कि बैक्टीरियम के सेल में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। तो ये बैक्टीरियम के सेल में जाके हमारा क्या हुआ था, ये जाकर के हमारा इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये ट्रांसफॉर्म हो गया था। यहाँ पर ये आरडीएनए था। अब मेरा क्या स्कोप है कि ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट को तो ये कोड कर रहा था, है कि नहीं। उसीलिए हमने यूज भी किया था। आरडीएनए का पर्पस ही यही होता है कि पर्टिकुलर होस्ट सेल को हम मॉडिफाई कर दे, उसके जीनोम्स को। मान लेते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो प्रोटीन 1 को बनाने के लिए ये कोड करता है, इसमें कोडिंग है प्रोटीन 1 को बनाने के लिए। तो प्रोटीन बनाओ ना, क्या दिक्कत है। तो क्या हम करेंगे, इस आरडीएनए को क्या करेंगे, एक्सप्रेस कराएंगे। इससे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। थोड़ा सा आपको सेंट्रल डॉगमा की तरफ लेकर चलता हूं। आपको पता है कि डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए करते क्या हो, डीएनए से पहले आरएनए बनाते हैं आप वाया ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से आप क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें ट्रांसलेशन यूज करते हैं, और ये राइबोसोम पर बनता है। तो यही ना प्रोटीन आपको चाहिए। तो डीएनए है ही, इस डीएनए को इंड्यूस करना है, इसको इंड्यूस करो। कोई ऐसा मेथड लगाओ कि ये आरएनए बनाना शुरू कर दे। और जैसे ही आरएनए बनाना शुरू करेगा क्या होगा, आरएनए से तुरंत प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम अभी करेंगे कि फॉरेन जीन का जो प्रोडक्ट है जो बन गया उसको ऑब्टेन करेंगे। तो पहले ये तो समझ ले कि जीन जीन एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, प्रोटीन कैसे बना दिया। ठीक है, तो यही बात अभी हम समझाने वाले कि ये जीन एक्सप्रेस कैसे कर दिया, प्रोटीन कैसे बना दिया। इसी बात को समझते हैं। तो यहाँ कहता है कि ये फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक शब्द यूज किया है, मेनी टेक्निकल एडवांस। बहुत सारा टेक्निकल चीज आपको समझना पड़ेगा कि जीन को आप एक्सप्रेस कैसे करोगे एक एप्रोप्रिएट कंडीशंस में। जीन का एक्सप्रेशन कैसे करोगे, तो अगर आपने पढ़ा होगा डीएनए एप्लीकेशन चैप्टर और जीन रेगुलेशन चैप्टर पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी क्लास 12 में, तो वहां एक कंसेप्ट आया होगा, अगर आप जरूर पढ़े होंगे। ओपेरॉन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम आपने क्या पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा होगा लैक ओपेरॉन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा लैक ओपेरॉन, हाँ या ना, यस, लैक ओपेरॉन आप लोग पढ़े होंगे। छोटा सा आपको प्रीव्यू देते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। हाँ, इसको कोरिलेट करेंगे इस फॉरेन जीन प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए। मान लो ये वेक्टर था, ठीक है, एक ये वेक्टर है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने यूज किया। मान लीजिए कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट अपस्ट्रीम में यहाँ एक जीन है जो
यहाँ पे क्लस्टर ऑफ जीन्स है जिसको लैक ओपरेंस कहते हैं। क्या है यहाँ पर? क्लस्टर ऑफ जीन है जिसको जो लैक ओपरेंस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, लैक ओपरेंस क्या है कि ये ओपरोन जब आप सिस्टम में लैक्टोज डाल देते हो ये ओपरोन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो यही काम यहाँ होगा कि मान लो कि इस वेक्टर में जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, इसके अपस्ट्रीम में एक ओपेरोन सिस्टम है, क्लस्टर्स ऑफ डीएनए है। ये क्लस्टर्स ऑफ डीएनए लैक ओपेरोन कहते हैं। ये लैक्टोज के प्रेजेंस में खुद को ये एक्टिवेट कर लेगा। कैसे? आप क्या करोगे, ये आपने सेल लिया, सेल में इसको डाल दिया, ठीक है, आरडीएनए को, इसको आप क्या करो, ग्रो करा रहे हो। क्या करा रहे हो? ग्रो करा रहे हो, मतलब इसकी संख्या को बढ़ा रहे हो। तो ये क्या करे, इसके लिए आप यहाँ पर डालो रॉ मटेरियल डालो। इस रॉ मटेरियल को ये सेल खाएगा और खुद को ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करना शुरू हो जाए, ग्रो करते 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 आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियल फेज। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है ना, वह एक्सपोनेंशियल फेज होता है। इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल फेज में जाता है। जब एक्सपोनेंशियल फेज जाएगा, बाद में ये ऐसे टिल्ट हो जाता है। यानी ये आपका लैग फेज, ये लॉग फेज, ये स्टेशनरी फेज है। तो जब ये सेल ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रो करते 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 ये आपका लॉग फेज में चला। कहाँ चला गया? लॉग फेज में। लॉग फेज यानी एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में जब सेल चला जाएगा तो इसमें सेल काफी ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। इसके पास सारे एंजाइम बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी वक्त आप क्या कीजिए, लैक्टोज या लैक्टोज का एक प्रारूप होता है आईपीटीजी। ये लैक्टोज की तरह होता है, एनालॉग है आईपीटीजी। फर्क बस ये है कि लैक्टोज को डालोगे ना तो लैक्टोज को बैक्टीरिया तोड़ के खा जाएगा, लेकिन आईपीटीजी को डालोगे तो आईपीटीजी को बैक्टीरिया तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये आईपीटीजी जा करके इस लैक ओपेरोन सिस्टम को जाकर के ये एक्टिवेट कर देगा। बस एक्टिवेटर की तरह काम करेगा। जैसे ही एक्टिवेट किया इसको, इसके लैक ओपेरोन्स को एक्टिवेट कराने के लिए क्या जरूरत है कि इस सेल को लॉग फेज में, फिजियोलॉजिकली एक्टिव फेज में इसको लेकर के चले जाए। चला गया, वहां आपने क्या डाल दिया? आईपीटीजी एक सब्सटेंस इसमें डाल दिया, एक बूंद। ये क्या करेगा? यहाँ पर लैक ओपेरोन्स को ये एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही लैक ओपेरोन्स एक्टिवेट हुआ, ओपेरोन्स चलेगा, क्या करेगा? डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। मतलब इस ओपेरेंस के नीचे जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। यानी डीएनए से डीएनए बन जाएगा। फिर इसका क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी आरएनए बनाएगा। और जैसे ही आरएनए बन जाएगा, ये आरएनए यहाँ से निकलेगा और सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। रुकिए, जरा कंजस्टेड हो गया है। ये क्या करेगा? सेल के साइटोप्लाज्म में आरएनए चला जाएगा, जहां पर राइबोसोम रखा हुआ है। राइबोसोम रखा है, बात को सिर्फ सुनते जाइएगा, समझ में सब आ जाएगा। राइबोसोम है, इसी राइबोसोम पर ये आरएनए जाके बाइंड कर जाएगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहां से एक प्रोटीन आपको बन जाएगा। अगर ये सिस्टम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो आरडीएनए, ये अगर बैक्टीरियल सेल में है तो बैक्टीरिया में आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है। लेकिन अगर यही आपका होस्ट सेल यूकैरियोट्स होता तो पहले ट्रांसक्रिप्शन हो जाता, बाद में ट्रांसलेशन होता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है आपके सेल के साइटोप्लाज्म में, जहां राइबोसोम पाया जाता है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे इस प्रोसेस को। यहाँ प्रोटीन बन गया। ठीक है, हैंडराइटिंग खराब है, उसको टेंशन मत लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं बस उस बातों पर ध्यान दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस पूरे प्रोसेस को आप समझ पाएंगे जो आपको समझाना चाह रहा था मैं। अब क्या है कि ये तो आप पूरा समझ गए, यही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जो इसमें नहीं भी दिया है, जरूरी था। तो अब यहाँ कंसेप्ट आता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का। मतलब आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करोगे आप? हेट्रोलोगस होस्ट, मतलब वह डीएनए जिस होस्ट में था उस होस्ट में नहीं डाला हमने कोई दूसरा अदर होस्ट सेल यूज कर दिया, उसी को कहते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। यानी ये डीएनए
पहले होस्ट ए में था, निकाल के उसको होस्ट बी में डाल दिया, बी होस्ट ए के लिए डी के लिए क्या बन गया, हेट्रोलोगस। यहाँ जो प्रोटीन एक्सप्रेस होगा उसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो शुरू में हम इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को स्मॉल स्केल में बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं, स्मॉल स्केल में बना रहे हैं। रुक जाइए, हटा दे, काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है। तो शुरू में हम क्या कर रहे हैं, शुरू में हम लोग इसको छोटे से स्केल में बनाएंगे, यानी 10 से 15 ml में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना तो सफिशिएंट नहीं है। मान लेते हैं कि जो प्रोटीन अभी यहाँ बना रहे थे, मान लो प्रोटीन इंसुलिन था। अब इतने सारे डायबिटिक पेशेंट दुनिया में घूम रहे हैं, उनके 10 से 15 ml में काम चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को बढ़ाइए। तो एक हमने यूज किया कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ये क्या होता है, इस तरह का बीकर होगा रहता है। इसमें क्या है कि एक तरफ से मीडियम एग्जॉस्ट होकर निकल रहा है और दूसरी तरफ से आप फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं। मतलब एक तरफ से जो मीडियम एग्जॉस्ट हो चुका है, जो खत्म हो गया, उसको बाहर निकाल दो, जिसके न्यूट्रिएंट खत्म हो गया उसको बाहर निकाल दो, और दूसरी तरफ से फ्रेश मीडियम डालते जाओ। इसी को बोलते हैं, आपको कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं, ठीक है। ये कल्चर क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि सेल आपका लगातार फिजियोलॉजिकल मोस्ट एक्टिव फॉर्म में सेल पाया जाएगा। सेल कहाँ पाया जाएगा, मोस्ट एक्टिव फॉर्म में सेल पाया जाएगा। इससे आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए को आप एक्सप्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आप बना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि लार्ज बायोमास बनेगा, प्रोटीन आपका बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी सेल के जीन को एक्सप्रेस करना है तो पहले उस सेल को फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में ले जाओ, तब एक्सप्रेस करो, प्रोटीन अच्छे से बन जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अभी तक तो हमने 5-10 ml की बात कर रहे थे। मान लो हमें 1000 से 100 से 1000 लीटर सैंपल बनाना है, 100 से 1000 लीटर में 1000 लीटर में प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। तो उसके लिए स्मॉल स्केल में काम नहीं चलेगा, उसके लिए हम बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं, जिसकी वॉल्यूम होती है 100 से 1000 लीटर का। ये लार्ज क्वांटिटी में रहता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट यही है, 100 से 1000 लीटर का वेसल्स चाहिए। इसका वेसल सिलिंड्रिकल होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल होता है वेसल। इसका रॉ मटेरियल्स, इसके जब रॉ मटेरियल को डालोगे ना बायोरिएक्टर्स में, तो इस रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनेगा, प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है, और भी सारा प्रोडक्ट बनता है। ये काम कैसे करता है, तो इस बायोरिएक्टर्स में माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या है, आरडीएनए रखा गया है। यही ना आरडीएनए एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इसी काम को हम बड़े स्केल में कर रहे हैं यूजिंग बायोरिएक्टर्स। और क्या करेंगे, इस बायोरिएक्टर्स में ऑप्टिमम कंडीशन डालना पड़ेगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम, पीएच ऑप्टिमम, सबस्ट्रेट ऑप्टिमम, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन। क्योंकि आप किसी सेल को खाना दे रहे हो, जब तक उसको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं दोगे, वो बढ़िया से खाएगा नहीं। जब बढ़िया से खाएगा नहीं तो वह अच्छे तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से खाना देने के लिए सारे कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। पीएच, ऐसा पीएच रखो जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो सेल का। टेम्परेचर ऐसा रखो जिसमें सबसे ज़्यादा सेल का ग्रोथ हो जाए। उसी तरह सब्सटेंस रखो, सॉल्ट रखो, विटामिन एंड ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट देना, ऑप्टिमाइज करो। मतलब एक ऐसा अमाउंट रखो जिस पर उनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब बहुत सारे टाइप्स के बायोरिएक्टर्स पाए जाते हैं सिस्टम में। आपके एनसीईआरटी में दिया है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम, ये सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें इसका एडवांटेज, ये हम ये स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, इसमें मिक्सिंग अच्छा होता है। जो भी रिएक्टर रखो उसमें मिक्सिंग, कंटेंट की मिक्सिंग अच्छी होती है, मिक्सिंग अच्छा है। ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तापमान चाहिए, पीएच चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए जीने के लिए प्रॉपर ढंग से। एयर बबल कर सकते हैं स्पार्जर की तरह, स्पार्जर, इसमें आप स्पार्जर फिट कर दो, उसके थ्रू आप एयर बबलिंग कर दो। एयर बबल में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, जो आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगा सेल कल्चर को। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एजिटेटर सिस्टम होता है, ये क्या करता है, प्रॉपर मिक्सिंग करता है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, तो ऑक्सीजन के अलग से करना पड़ेगा। फोम कंट्रोल सिस्टम, जब इसमें कल्चर होगा, इसको घुमाओगे बार बार ना, तो झाग पैदा होता है। और झाग आने से क्या होता है ना, कि जब झाग पैदा होगा,
उस झाग में जब तुम्हारा कोई प्रोटीन है ना, तो उस झाग में वो झाग करता क्या है, फिजिकल शेयरिंग क्रिएट करता है, जिससे आपका जो प्रोटीन है, जो बाई प्रोडक्ट बनने वाला जिन्हें इंटरेस्ट है, वह डैमेज हो सकता है। तो हम फोम को कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा फोम नहीं बनने देते हैं, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेचर पीएच सबस्ट्रेट को जो ऑप्टिमाइज करोगे ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का माइक्रोब्स रखे हो, किस टाइप का प्लांट सेल रखे हो, किस टाइप का एनिमल का सेल रखे हो, क्योंकि अलग अलग सेल को एक मैक्सिमली ग्रो करने के लिए अलग अलग उसको कंडीशन चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सेल पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पीच रखोगे, किस टाइप का टेम्परेचर रखोगे, क्या सब्सटेंस रखोगे, क्या कुछ रखोगे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। पीएच कंट्रोल कैसे करोगे, एसिड बेस से कंट्रोल करो। कैसे, पीएच क्या होता है, H प्लस का रिवर्स है। अगर H प्लस ज्यादा है तो पीएच कम हो जाएगा, अगर OH माइनस ज्यादा है तो पीएच आपका बढ़ जाएगा। यही है। तो कैसे कर दो, और पीएच चाहिए आपको ज्यादा तो आप बेस ऐड कर दो, पीएच बढ़ जाएगा। पीएच चाहिए कम तो H प्लस बढ़ा दो, पीएच कम मिल जाएगा। सैंपलिंग पार्ट, जहां से सैंपल आप डालते हो अंदर की तरफ, ठीक है। ये स्पार्जर यहाँ लगा दिया। ये स्पार्जर करता क्या है ना, इसमें बबल्स क्रिएट करेगा, बबल्स का साइज घटा देगा। ये बबल्स क्रिएट होने से होता क्या है ना, कि बबल्स क्रिएट होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ताकि ऑक्सीजन का डिलीवरी आसानी से हो सके। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, ऑक्सीजन अच्छे से इसमें डिलीवर हो सकता है। यही है स्पार्जर सिस्टम। तो अब देखते हैं, अब अभी तक आपने क्या किया, आपने चलाया बायोरिएक्टर, आपने चलाया बायोरिएक्टर, इसमें बन गया प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन किसके अंदर है, प्रोटीन अभी भी इस सेल के अंदर है। किसके अंदर है, सेल के अंदर। या मिलियन सब सेल है, क्योंकि सेल तो सेल का किया है, खाना खाया है और अपनी प्रजाति को बढ़ाया है। एक सेल से दो, दो से चार, से आठ, क्योंकि हमने बैक्टीरिया यूज किया है। तो यहाँ हजारों हजार सेल है और सभी सेल के अंदर क्या है, प्रोटीन है। तो ये बायोरिएक्टर तो अपना काम कर दिया कि सेल अपना संख्या बढ़ाया और साथ में अपने अंदर जीन को एक्सप्रेस करके प्रोटीन बना दिया। अब इसी प्रोटीन को बाहर निकालना, क्या करना है, इस प्रोटीन को बाहर निकालना, इस प्रोटीन को बाहर निकालना। क्या करोगे निकालने के लिए, अरे भैया तोड़ दो इसको ना, इसको तोड़ दो। तो इस सेल को तोड़ने से लेकर के प्रोटीन निकालने तक, और प्रोटीन निकालने के बाद में इसको प्यूरिफाई करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, उस कंडीशन, यानी सेल को तोड़ना और प्रोटीन को प्यूरिफाई करना, इस सारे प्रोसेस जो होते हैं, इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। ये एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल को तोड़ना और लास्ट में प्रोटीन को प्यूरिफाई करना। इस सीरीज ऑफ प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। तो चलिए आपको हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं कैसे आप इस प्रोडक्ट को आइसोलेट करोगे। मान लेते हैं कि मेरे पास बैक्टीरियल सेल है। क्या है, बैक्टीरियल सेल है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। इस प्रोटीन को इससे बाहर निकालना प्रोटीन को इससे बाहर निकालना है। क्या करोगे, सबसे पहले सेल तोड़ो, यानी लाइसोजाइम डाल दो। सेल आपका ब्रेक हो गया। जैसे सेल ब्रेक हो गया, यहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट बाहर निकल जाए, बहुत सारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। एक तो प्रोटीन आपका होगा ही होगा, दूसरा आरएनए होगा, डीएनए और तमाम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए ना आपको। हमें तो प्रोटीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, आप प्रोटीन ही चाहिए आपको। साथ में आरएनए भी है, डीएनए भी है, बहुत सारा अलग अलग पदार्थ भी है, अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स भी है। क्या करोगे, उनको तोड़ो ना, उनको तोड़ कर हटा दो। यानी यानी आपके पास क्या है, आरएनए है, इसमें डाल दो आरएनए। क्या डालोगे, आरएनए। क्या करेगा, आरएनए को तोड़ देगा। जब तोड़ेगा, आरएनए डिग्रेड होकर क्या होगा, आरएनए डिग्रेड हो जाएगा। क्या होगा, फिर नीचे जाकर बैठ जाएगा, टेस्टो में नीचे जाकर बैठ जाएगा आरएनए, क्योंकि आप सारा काम टेस्टो में कर रहे हो ना। नीचे जाकर आरएनए बैठ जाएगा। डीएनए है, क्या करोगे, इस पर डीएनए डाल दो, डीएनए टूट जाएगा, फिर नीचे इकट्ठा हो जाएगा। यानी प्रोटीन को छोड़ करके जितने भी इसमें बायोमोलिक्यूल्स है, सबको तोड़ दो। जैसी सब टूटेगा ना, ये टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, नीचे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, जब तोड़ ताड़ दिया, सब नष्ट कर दिया, तो इसको एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, यानी इसको सेंट्रीफ्यूज करो, गोल गोल घुमा दो उसको। जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे ना इसको, तो क्या होगा,
जितने भी डेबरिस है, जो मलबा जो है, जो सेल टूटा, बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स टूट गया, ये सारे मलबा नीचे आकर के बैठ जाएंगे। क्या होंगे? नीचे आकर के बैठ जाएंगे। यहाँ सिर्फ लिक्विड पार्ट रहेगा, जिस लिक्विड में प्रोटीन रहेगा। क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा, जो सोलबलाइज फॉर्म में। इस लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट। इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। इस सॉलिड पार्ट को कहते हैं पैलेट, जो मेरा किसी काम का नहीं है। इस सुपरनेटेंट को यहाँ से निकालो और दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर कर दो। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटीन है। गाइज, हैंडराइटिंग खराब है, उसको माइंड मत कीजिएगा। बस हम जो बोल रहे हैं उस आवाज को सुन के कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है? तो क्या हुआ? यहाँ सिर्फ प्रोटीन बच गया, प्रोटीन आपको मिल गया। यही काम तो यहाँ हम कर रहे हैं। तो ये चीज लिखा हुआ नहीं है, मैंने बस आपको समझाया है कि कैसे सारा काम को हम करते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। प्रोसेस जो है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा, ठीक है? उसके बाद में प्रोडक्ट जब आइसोलेट करोगे तो प्रोडक्ट को खराब होने से बचाना है, तो उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव डाल दो, ताकि प्रोडक्ट लंबे समय तक टिका रहे, खराब नहीं हो। प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल से गुजारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए ड्रग्स बनाया आपने, तो आपने ड्रग्स जिस काम के लिए बनाया, क्या ड्रग वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करोगे ना। तो उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स से गुजारते हैं। जिस तरह की आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में लोग लगे हुए हैं, तो वैक्सीन तो लोग बना लेते हैं, लेकिन ये वैक्सीन जिसके लिए बनाया हो वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे क्या करते हो? क्लिनिकल ट्रायल में पास कराते हो। ये वैक्सीन क्या रहा है? तीसरे चौथा ट्रायल में जा रहा है, जाकर फेल हो जा रहा है। इस कारण से वैक्सीन ठीक से बन ही नहीं पा रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। यही काम यहाँ ड्रग्स में हो रहा है कि ड्रग जिस चीज के बनाया उसको टेस्ट करो। टेस्ट के लिए क्लिनिकल ट्रायल से गुजारते हैं। ये भी ट्रायल अलग अलग तरीके का ट्रायल्स होता है। प्लस स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करो। अगर ये क्लिनिकल ट्रायल से क्रॉस कर गया तो इसकी क्वालिटी चेक कीजिए। इसके लिए इसी के लिए बायोटेक्नोलॉजी में एक पोस्ट आता है, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर का पोस्ट आता है। वहां बैठा रहता है क्वालिटी कंट्रोल एक बंदा बैठा रहता है, जो इस सैंपल को टेस्ट करे। कैसे? तो उसके पास एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस होता है, इसमें कुछ प्रोसीजर लिखा रहता है। तो आपने कौन कौन सा प्रोसीजर यूज किया इस ड्रग्स को बनाने के लिए, क्या ये प्रोसीजर दिए हुए स्टैंडर्ड प्रोसीजर से मैच कर रहा है? अगर ये मैच कर रहा है, मतलब आपने ढंग से सारा प्रोसीजर यूटिलाइज किया है, मतलब आपके सैंपल की क्वालिटी सही है, यहाँ लिखेगा क्वालिटी टेस्टेड। तब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करता है। जब क्वालिटी टेस्ट हो गया तो चला जाएगा मार्केट में, अब मार्केट में जाएगा और ये काम करना शुरू हो जाएगा। यहीं पर होता है कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बना लिया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना लिया बायोटेक्नोलॉजी में, तो ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो क्या करोगे? इसको करा लो पेटेंट, अपना अधिकार बनवा लो, यानी इसका पेटेंट करवा लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पेटेंट के लिए अपना एक एप्लीकेशन डाल दो। ये प्रॉपर्टी मेरा है, हमने बनाया है, ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। कल को कोई भी इंसान इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहेगा तो सबसे पहले आपसे परमिशन लेगा, आपको कुछ रॉयल्टी के रूप में पैसा दे देगा। आप पैसा दे करके वह प्रोडक्ट आपसे लेकर वह बेचेगा अंदर बिहार में। आशा करता हूँ सारी कहानी आप समझ पाए होंगे और आपको एंजॉय भी किए होंगे। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कोई भी दिक्कत हुआ हो इस चैप्टर में, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेक्चर को सुनने के लिए और पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर पसंद आए, अच्छा लगा हो, एंजॉय किए होंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे तक बढ़ाइए, उन सभी लोगों के पास, मिलियंस लोगों के पास पहुंचा दीजिए, ताकि हर कोई इसको पढ़ के बेनिफिट उठाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।